हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बिहार स्पेशल आर्ट एंड कल्चर। इससे पहले हमने बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये सभी हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक बिहार की जनगणना को भी हमने कंप्लीट कर लिया। बिहार के पर्यटन को भी हमने पढ़ लिया है ना। तो आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर ओनली फॉर बिहार, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में उसकी पहचान जो होती है सांस्कृतिक, बौद्धिक विरासत, इन सब चीजों को लेकर के होती है। कला, उत्सव, त्योहार, इसी सब के बारे में बिहार स्पेशल में आर्ट एंड कल्चर के पढ़ेंगे। और खास करके इसमें हम स्थापत्य कला, मूर्ति, चित्रकला, ये सभी हम पढ़ेंगे। और संगीत, नृत्य, पर्व, त्योहार, इनको हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, है ना। आप ये मत सोचिए कि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अभी आपको आगे धीरे धीरे चीजें स्पष्ट होती जाएगी। अब बिहार में जो कला के रूप है वो स्थापत्य पढ़ेंगे, चित्रकला पढ़ेंगे, संगीत पढ़ेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, त्योहार पढ़ेंगे और मेले पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा स्थापत्य कला। तो मौर्य काल में बिहार में कला के परंपरा के अस्थाई प्रमाण है वो मौर्य काल से प्राप्त होते हैं। मौर्य काल के दौरान बने, जैसे राजप्रसाद हो गया, स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, गुफा स्तंभ हो गया, ये प्रमुख है, ठीक है, रूप है इसके। और पटना के कुम्हार से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। यहाँ से एक विशाल कक्ष का अवशेष मिला है जिसमें से 80 स्तंभ थे। ये गोलाकार स्तंभ एकास्म पत्थर के बने थे, नहीं एक पत्थर के बने थे। और ये महल के पत्थर पे स्तंभ पर लकड़ी से निर्मित था। ये अशोक ने धर्म प्रचार के लिए एकास्म पत्थर के स्तंभों का निर्माण करवाया था। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की आकृति जो उल्टे कमल के फूल के रूप पर स्थित है, ये ठीक है। बिहार में ये स्तंभ लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण में है, रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में है, लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में और बसाड़ के वैशाली से प्राप्त हुए हैं। ये एकास्म स्तंभ चुनार के धूसर बालू के पत्थर से निर्मित है। इन पर सुंदरता के लिए चमकीली पॉलिश का प्रयोग किया गया है। आजीविक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ ने बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण करवाया था। और गुफाओं के भीतरी भाग पर चमकीली पॉलिश का उपयोग करके इसकी विशेषता को दर्शाया गया है ना। मौर्य काल के मूर्ति के अवशेष पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। पटना से 2 यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये हल्के रंग के बालू के पत्थर से निर्मित है। ये पटना के लोहानीपुर से पुरुषों के नग्न रूप की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। संभवतः जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं जिनमें की निर्माण शैली जैनी शैली में कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। ये अब पटना सिटी के दीदारगंज से एक स्त्री की मूर्ति मिली है। आपने शायद एनसीईआरटी में पढ़ा होगा इसे यक्षी या स्त्री रत्न का नाम दिया गया है। भूरे रंग के बालू पत्थर से बनी यह मूर्ति नारी के शारीरिक सौंदर्य को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करती है। ये और पाल काल के दौरान स्थापत्य एवं मूर्ति कला के रूप के अवशेष मिले हैं। उदंतपुरी एवं विक्रमशिला महाविहार पाल कला के स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण है। इनका निर्माण ईंटों से किया गया है। आंगन के चारों ओर बरामदे, बरामदे के पीछे भिक्षुओं के निवास के लिए कमरे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। गया में निर्मित विष्णु पद मंदिर पालकालीन मंदिर स्थापत्य का अत्यंत सुंदर उदाहरण है। पाल काल में मूर्ति कला में पत्थर एवं कांसे दोनों का प्रयोग हुआ है। कांसे की मूर्ति के प्रमुख रचनाकार श्री धीमन एवं विठपाल थे। ये पाल शासक धर्मपाल एवं देवपाल के समकालीन थे। कांसे से बनी ये मूर्तियां सांचे में ढली थी। इनके अनेक नमूने नालंदा एवं कुख्रिहार यानी गया से प्राप्त हुआ है। कुख्रिहार पाल काल के पत्थर की मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर पर बनी हुई है। इस चीज को याद रखेगा कि पाल काल के जो मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर की बनी हुई है। ये पत्थर मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त किए गए हैं। इन मूर्तियों पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। अब मध्यकालीन स्थापत्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बयां का मकबरा है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ था। इस पर तुगलक शैली का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना शेरशाह का मकबरा है। इसका निर्माण सासाराम में 1545 ईस्वी के मध्य हुआ था। और झील के मध्य अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा एक चबूतरे पर बना है। ये इसके चारों तरफ सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक बृहद गुंबद है। इसके अतिरिक्त सासाराम में हसन खां एवं इस्लाम शाह का भी मकबरा है। ये मुगल शैली की इमारत का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 ईस्वी में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जहां इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। सुंदर जालियां, ऊंचा चबूतरा, भव्य गुंबद इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र है ना।
यूरोपीय स्थापत्य, गौथिक शैली में पटना समाहरणालय, पटना कॉलेज भवन, बांकीपुर चर्च एवं पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस पर हॉलैंड शैली का प्रभाव इस पे पड़ा था। इस पे नवीन यूरोपीय शैली में पटना का राजभवन, पटना सचिवालय एवं हाई कोर्ट का निर्माण करवाया गया। गोलघर यूरोपीय निर्माण कला के गुंबद कला का एक प्रमुख नमूना है। ये हिंद इस्लामी शैली में पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस का निर्माण कराया गया था। अब हम चित्रकला के बारे में पढ़ते हैं। पटना कलम 18वीं शताब्दी में पटना में मुगल शैली, ब्रिटिश शैली, स्थानीय कला शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली चित्रकला शैली का उद्भव हुआ, यह पटना कलम शैली के नाम से जाना जाता है। और इस कला की जो प्रमुख विशेषता है, लघु चित्रों का, इसमें छोटे छोटे चित्रों का इसमें निर्माण हुआ था और इसका निर्माण कागज, हाथी दांत पर इस पर किया जाता था। इसमें मुगलों की भव्यता की जगह सामान्य पर्व त्योहार, उत्सव, जीव जंतु एवं सामान्य जीवन के चित्रों को प्रधानता दी गई है। ये मधुबनी चित्रकला में, जैसा कि आपको मधुबनी चित्रकला के बारे में आपको पता होगा, मिथिला क्षेत्र की ये महिलाओं द्वारा इस कला को काफी प्रचलित किया गया है और वही ज्यादातर वो चित्र को बनाते हुए दिखाई आपको पड़ जाएंगे। इसके जो प्रमुख रूप है, इसमें भित्ति चित्र हैं, अरिपन चित्र हैं और प्राकृतिक रंगों पर निर्भर इस चित्रकला में धार्मिक एवं वनस्पतिक चित्रों की प्रधानता है। यह बिहार की प्रमुख प्रचलित चित्रकला है। मंजूषा चित्रकला, ये भागलपुर के अंग प्रदेश के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। ये मंजूषा चित्रकला ये एक लोक कला है। इसमें लोक गाथा को चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया है। इसमें कहानी को जो क्रमिक एवं श्रृंखलाबद्ध रूप में चित्रित किया गया है। यह कला बिहुला विषारी की लोक गाथा पर ये प्रचलित है। ये थंका चित्रकला, ये चित्रकला का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए। थंका चित्रकला गौतम बुद्ध के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं से संबंधित चित्रकला को थंका चित्रकला कहा जाता है। थंका तिब्बती भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है जिसे लपेटा जा सके। थंका चित्रकला भारतीय तिब्बती संस्कृतियों की सम्मिश्रण शैली है। ये जादव पटिया चित्रकला, यह संथाल जनजाति क्षेत्र के रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं पर आधारित चित्रकला शैली है। जनजातियों द्वारा कपड़े या कागज पर जादव पटिया चित्रकारी की जाती है। अब हम संगीत कला पढ़ते हैं। बिहार में उत्सव त्योहार ये सभी अक्सर शुभ अवसरों पर ये स्थानीय संगीत का सब चलते रहता है। चैता, चैता एक चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है और फाग जो है ये फागुन महीने में खास करके होली के अवसर पर गाया जाने वाला एक लोकगीत है। कजरी जो है ये सावन के समय युवक युवतियों द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत है। अभी वर्तमान में सावन चल रहा है तो कहीं कहीं आपको कजरी सुनाई पड़ जाएगी, है ना। 12 मासा जो होता है, इसमें वर्ष के प्रत्येक माह की विशेषताओं का गीत के द्वारा वर्णन किया जाता है ना। जातसारी जो है यह महिलाओं द्वारा, जैसे दाल चक्की के समय जाता में कुछ पीसा जाता है ना, उस समय ये गाया जाता है, उसको जातसारी लोकगीत कहते हैं। नचारी जो है ये जो नचारी है ये भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है। ये विद्यापति के गीतों का एक संकलन है नचारी। अब हम देखते हैं सोहर, शिशुओं के जन्म पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है सोहर। और ये सुमंगली या लगनी जो है विवाह के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। बटोइया जो है यह देशभक्ति से भरा गीत है। यह गीत श्री रघुवीर नारायण की रचना है। फिरंगिया ये देशभक्ति से भरा ये गीत है। इसका प्रचलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में खूब हुआ था। पूर्वी जो है इसमें वीरहिनियां अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन गीत द्वारा करती है। इसमें आपको विरह भी दिखने को मिल जाएगा। अब हम लोग लोक नृत्य एवं लोक नाट्य को पढ़ते हैं। जोगीड़ा नृत्य जो है होली के अवसर पर गांव में टोली द्वारा गीत एवं नृत्य किया जाता है। जोगीड़ा आपने सुना है ना, जोगीड़ा छर आपने ऐसा सुना होगा, है ना। इसे भी होली के समय में गाया जाता है, बहुत आनंद आता है। अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपने सोशल मीडिया यूट्यूब पे ये देखा होगा अपने जोगीड़ा वाला। एक है लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य जो है ये शुभ अवसरों पर त्योहारों में पुरुष द्वारा एक महिला रूप बन करके, खास करके महिलाओं की कपड़े को पहन के नृत्य किया जाता है, उसको लौंडा नाच कहते हैं। आप लोग इससे परिचित होंगे। करिया झूमर नृत्य, यह मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। स्थानीय नृत्य, इसमें लड़कियां समूह में गाती और डांस करती है। झिझिया नृत्य जो है यह नृत्य ग्रामीण लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें मुख्य लड़की अपने सर के ऊपर छिद्र वाला घड़ा रखती है, उसके अंदर दीपक जला करके नृत्य करती है। एक झिझिया का गीत है बारम बाबा, वो आपने सुना होगा, झिझिया बने लिए है। नहीं सुना है तो आपने सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, बड़ा अच्छा ही है। अब हम लोग पढ़ते हैं समा चकेवा। समा चकेवा जो एक नृत्य है, ये कार्तिक महीने में लड़के एवं
महिलाओं, लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा नाट्य के रूप में इसको किया जाता है। ये भाई बहन से संबंधित एक नाटक है, क्षमा चकेवा। डोमक जो है विवाह के अवसर पर बारात चले जाने के बाद घर की महिलाओं द्वारा किया जाता है डोमकच। हास्य परिहास से संबंधित इसमें नाटक मौजूद होता है। ये जट जटिन जो होते हैं, इसमें जो नाट्य द्वारा जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। विदेशिया जो है इसमें पुरुष द्वारा महिला रूप धारण करके नाट्य का प्रस्तुत किया जाता है। यह लौंडा नृत्य का नाट्य रूप होता है। विदेशी या ठाकुर इसकी कृति है, यानी कि रचना है। इनको अभी कोई सम्मान भी मिला है, आप बताइए कमेंट करके हमें कौन सा सम्मान मिला है विदेशी ठाकुर को। कुछ दिन पहले ही मिला था। अब हम लोग बिहार के फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। वसंत पंचमी, बिहार में माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाया जाता है। ये विद्यार्थियों के बीच सरस्वती पूजा के अवसर रूप में काफी लोकप्रिय है। ये तो ऑब्वियस आप जानते होंगे। रामनवमी जो है भगवान राम के जन्मोत्सव पर चैत्र मास में शुक्ल पक्ष के नवमी को राम नवमी मनाया जाता है। इस अवसर पर रामायण का पाठ किया जाता है एवं झांकी भी निकाली जाती है। होली तो पता ही है आपको, होली के बारे में बताने की क्या जरूरत है। होली तो फाल्गुन माह की पूर्णिमा को या रंगों के बहुत बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहार है। उसके बाद शिवरात्रि है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के अवसर पर यह मनाया जाता है। रक्षाबंधन तो आपको पता है श्रावण माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। तीज जो पर्व है, ये व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। इसमें महिलाएं कठोर उपवास करती है। जन्माष्टमी जो है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर यह त्योहार भाद्र मास की अष्टमी को मनाया जाता है। विजयादशमी अश्विन मास की 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में से मनाया जाता है। रावण का पुतला इसी दिन दहन किया जाता है। दीपावली कार्तिक माह के अमावस्या को त्योहार मनाया जाता है। भगवान राम द्वारा रावण का वध करके अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन में घर में गाय बैल आदि की पशुओं की पूजा की जाती है। छठ पूजा बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और सबसे बड़े त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। कार्तिक मास की 5वीं एवं 6ठी तिथि को यह त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर व्रती उपवास में रह करके सूर्य एवं जल की पूजा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह के जन्म के दिवस पर मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वो पटना बिहार में है। महावीर जयंती जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जन्म के अवसर पर चैत्र माह में मनाया जाता है। और बुद्ध जयंती जो है वैशाख पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म के अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा इसमें बुद्ध जयंती मनाई जाती है ना। अब मेला के बारे में देख लेते हैं। हरिहर क्षेत्र में मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में गंडक नदी के किनारे आयोजित होता है। स्थानीय स्तर पर इसको सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है ये। और कार्तिक पूर्णिमा मेला जो है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा स्नान के रूप में लगता है। और इस दिन लोग गंगा स्नान कर हरिहर नाथ की पूजा करते हैं। और इसी दिन से सोनपुर मेला 1 मास के लिए प्रारंभ हो जाता है। वैशाली का मेला महावीर की जन्मस्थली में चैत्र मास में वैशाली मेले का आयोजन किया जाता है। और जानकी मेला जो सीतामढ़ी में सीता माता की जन्मस्थली पर चैत्र मास में जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। सौराठ मेला मिथिलांचल में मधुबनी में शादी विवाह को सुगम बनाने के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ देखिए सौराठ मेला मिथिलांचल मधुबनी क्षेत्र में। और ये मेला प्रति वर्ष जेठ या आषाढ़ माह में लगता है। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर को चुनते हैं। पितृपक्ष मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। इस मेले में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। और मंदार मेला बांका जिले के मंदार पहाड़ी पर प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर मंदार मेला लगता है। और मलमास मेला जो है ये राजगीर में मलमास में लाखों भक्त गर्म पानी के झरने में स्नान करने एवं पूजा करने आते हैं। हम लोग अब कुछ बिहार की विभूति और उनके नाम देख लेते हैं। कुंवर सिंह को बाबू के उपनाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु भी कहते हैं। श्री जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के श्री, कर्पूरी ठाकुर को जननायक, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति, वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन, जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की ये एक तरह से उपनाम दिया गया है इनका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमारा बिहार का आर्ट एंड कल्चर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बिहार के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उसको लेकर के आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की वीडियो को ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के साथ। आज के लिए धन्यवाद।